So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और मैं कल शाम को ही काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, किस एल्गोरिदम पर काउंसलिंग काम करता है, क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले से बनवा के रखना है और इनके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इस पर कल शाम को एक वीडियो रिलीज कर दिया था। एंड कल शाम को मैं ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टॉप के कॉलेजेस यहां पर कौन कौन से हैं, उनकी कट ऑफ क्या जाती है, उनका प्लेसमेंट स्टैटिक्स का है क्या है और किस तरीके से आपको एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनानी है। तो आज की वीडियो कल की वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलो बच्चों पार्टी शुरू करते हैं। और एक मजे की बात है कि इस बार जैक दिल्ली में बहुत सारे छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं। एक कॉलेज को सीधा साफ कर दिया गया है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अपने कट ऑफ पर, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I would like to introduce myself. I am Sandeep Vishwakarma from IIT Guwahati and CEO and founder of STBZ Academy and Physics HOD at STBZ. And apart from a Physics HOD, I am a career counselor and I have mentor more than 30,000 students in since last few years. और तुम्हें मान के चलो कि पूरे YouTube पर अगर तुम्हारे एडमिशन तक सबसे ज्यादा कोई हेल्प करने वाला है तुम्हारे एडमिशन प्रोसीजर में, तो है तुम्हारे संदीप भैया। इसीलिए अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, और अगर पुराने हो तो भैया लाइक करो और कमेंट करो कि तुम जैक दिल्ली के कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो और तुम्हारी रैंक क्या है। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बात कर लूं, कल भी बात किया था। देखो, जैक दिल्ली में बैठने के लिए कोई 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप डीटीयू, आईजीडीटीयू और एनएसयूटी की बात करेंगे तो यहां पर आपका 60% होना चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% में भी काम चल जाएगा, और अगर आप एससी एसटी हैं तो भाई 50% में भी काम चल जाएगा, पीडब्ल्यूडी है तो भी 50% में काम चल जाएगा, और अगर आप डिफेंस कोटे से हैं, चाहे जिस भी प्रायोरिटी में आते हो, आपका 55% पर काम बन जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है और यहाँ पे अपने बोनस पॉइंट्स भी लगते हैं। अगर इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानना हो तो बताना, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, अब बात करते हैं कि जिन बच्चों के 5 सब्जेक्ट में, बोर्ड के 5 सब्जेक्ट में एग्रीगेट 70% से ज्यादा बन रहे हैं और साथ ही साथ मैथमेटिक्स में भी 70% से ज्यादा बन रहा है, वो ट्रिपल आईटी दिल्ली में एलिजिबल है। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का ओवरऑल 80% है, मैथमेटिक्स में 70% से कम है, तो वहां पर फिर उसके लिए ट्रिपल आईटी दिल्ली का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड फॉर अपीयरिंग इन जैक दिल्ली। अब बात है कि भाई जैक दिल्ली में बैठने के लिए रैंक कितनी होनी चाहिए, कितने रैंक से ऊपर वाले जैक दिल्ली में अलाउड है। तो भाई जैक दिल्ली में हर एक बंदा अलाउड है, चाहे होम स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो, चाहे उसकी रैंक AIR 1 आ रही हो या फिर उसकी रैंक 14 लाख 13 लाख आ रही हो, डजंट मैटर। पर आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ये तो आपको स्मार्टली चेक करना पड़ेगा कट ऑफ को देख के, और उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। पहले आप वो लिस्ट बनाएंगे जो आप जिस कॉलेजेस के जो ब्रांच आपको मिल रहे हैं, और उस प्रेफरेंस लिस्ट के बिहाफ पे फिर हम बाद में लास्ट में चल के चॉइस फिलिंग बनाएंगे। और चॉइस फिलिंग आपकी बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करेंगे तो अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, लल्लू कॉलेज में अटक के रह जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि चॉइस फिलिंग पे जी जान लगा देना, चाहे जितना भी रिसर्च करना पड़े, चाहे जितना भी दिमाग मारना पड़े। तो आई वुड लाइक टू से कि भाई चॉइस फिलिंग को हल्के में मत लीजिएगा, सारा का सारा एल्गोरिदम यही छुपा हुआ है। काउंसलिंग चॉइस फिलिंग पर ही काम करती है, एक बात ध्यान रखिएगा, आपके फीलिंग पर काम नहीं करती है, आपने जो चॉइस फिल किया है उस पर काम करती है। तो चॉइस फिलिंग परफेक्ट होना चाहिए, और अगर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए तो एसटीबीजी इज विद यू। अब बात करते हैं भाई इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो मैं कल भी बोल चुका हूं, लेकिन कई लोग कल की वीडियो देखे नहीं होंगे, तो आज उनके लिए मैं फिर से बता देता हूं। देखो बच्चा, 21 मई से चॉइस फिलिंग इनकी रजिस्ट्रेशन इनका स्टार्ट हो गया है और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है, मतलब कल से ही। और 2 तारीख तक आपको सब कुछ निपटा देना है, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग।
और अगर मान ले, और रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 रुपए। और अगर कोई राउंड 1 में अपना अप्लाई नहीं कर पाता, मान लो भूल गया, तो उसको फिर से एक बार मौका मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक दिन का मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का, वो है 19 जून को। तो जिसको मॉडिफिकेशन करना हो, मान लो आपकी चॉइस फिलिंग गलत भी हो गई, तो आप मॉडिफिकेशन 19 जून को फिर से कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखना, डायरी में नोट कर लो, है ना। लेकिन कोशिश करना कि पहले राउंड में ही आपकी चॉइस फिलिंग परफेक्ट हो, रिस्क बेटा नहीं लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग का शेड्यूल है जो कि आप देख लेना, नहीं देखे हो तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना कि किस तरीके से, कल वाली वीडियो देख लेना किस तरीके से काउंसलिंग एल्गोरिदम काम करता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो पहली बात, जैक दिल्ली में पहले 5 कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली एक कॉलेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, वो है दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अब इनका ना तो ब्राउचर में सीट मैट्रिक्स है, ना ही इस साल ये लोग पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में लिस्टेड है। अब मैंने जब थोड़ा देसू की वेबसाइट पर थोड़ा जांच पड़ताल किया, तो पता चला कि बहुत सारे इनके कैंपस जो हैं डिसकंटिन्यू हो गए हैं और 2024 से ड्यू टू लो रिस्पॉन्स, क्योंकि लोग यहां जाके एडमिशन नहीं ले रहे थे। इसमें बहुत सारे कैंपस हैं, पूसा कैंपस भी इनका है, जहां पे पूसा कैंपस तो पूरा का पूरा उड़ा दिया गया कि पूसा कैंपस अब डिसकंटिन्यू हो गया। और यही रीजन है कि मैं बोलता हूं कि बहुत नया कॉलेज हो तो बेटा आप लोग एडमिशन लेने से बचिए। वेल एस्टेब्लिश कॉलेज हो, जो ज्यादा रेपुटेटेड कॉलेज हो, आप वहां एडमिशन लीजिए, क्योंकि पता चलेगा कि यार कॉलेज ग्रो करने के बजाय पता चला आगे चल के कॉलेज बंद हो गया और आप उसी में पढ़ रहे हैं, अब नई फैकल्टी आ नहीं रही है, और जो पुरानी फैकल्टी है वो भी अपना सब्स्टिट्यूट देख रही हैं कि भाई अब यहाँ तो बंद हो रहा है, कहीं और थोड़ा अपना ट्राई किया जाए। तो फिर इंसान है कि बस निबाह कर देता है कि चलो भाई ये बैच जहां एडमिशन ले लिए हैं उस बैच को क्या कर लें, निकाल लें, उसके बाद से यहां से हम छुट्टी पाएं। तो कोशिश ये करिए। यूपी में भी ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो जहां पे लो रिस्पांस चल रहा है, वहां पे भी ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि भाई उनका प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हो जाए, और कुछ कुछ का हुआ भी है। आचार्य नरेंद्र देव एक हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी अवध में, पहले उनका बीटेक शुरू हुआ था, फिर डिसकंटिन्यू हो गया था, फिर बाद में उन्होंने शुरू किया है। ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे सेम सिचुएशन चल रही है। तो बी अवेयर विथ ऑल द थिंग्स, क्योंकि फिर वहां पर आपको चल के ना दिक्कत हो जाएगी कि आपकी यूनिवर्सिटी उसमें आपकी यूनिवर्सिटी की गणना उसमें की जाएगी कि अच्छा यहाँ पे भी कभी बीटेक चला करता था बट लोग नहीं आ रहे थे तो बंद हो गया। एनीवेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आज के टाइम में फ्रिक्वेंटली बंद हो रहे हैं। ओके, तो चलो अब डेशू की कहानी यहां से अपनी अलग हो गई। अब बात करते हैं एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अगर आप जैक दिल्ली में बैठने वाले हो तो जैक दिल्ली में अगर आपको कंप्यूटर साइंस या अलाइन ब्रांच चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो बेस्ट टाइम है कि चलो भाई आप क्या कर लो, नॉर्मल राउंड में 1 to 5 में एडमिशन ले लो। और मजे की बात यह है कि पिछले साल 5 राउंड हुए थे जैक दिल्ली के, इस बार जैक दिल्ली वाले 4 ही राउंड करा रहे हैं। पिछली बार 5 राउंड प्लस 1 अपग्रेड हुआ था, इस बार जैक दिल्ली वाले 4 राउंड का अनाउंसमेंट किए और एक अपग्रेडेशन का अनाउंसमेंट किए। बाकी दे आर टेलिंग अबाउट कि भाई आगे चल के स्पॉट और स्पेशल स्पॉट कराएंगे, जो कि हर साल होता है। अब अगर समझना ध्यान से इस बात को मेरे, अगर इस बार राउंड कम हुआ, जैसा कि पिछली बार जोसा में 1 राउंड कम हुआ था, तो जोसा में 6 राउंड होता था, पिछली बार जोसा उठा और बोला कि नहीं नहीं हम तो भाई 5 राउंड कराएंगे, बस 1 राउंड कम कर दिया। तो उसने जब 1 राउंड कम किया ना, तो सीसैब में पिछले 2 सालों की तुलना में सबसे लो कट ऑफ गई थी। क्यों? क्योंकि जो सीट छठे राउंड में भरनी थी वो सीट भरी नहीं, और वो सारी की सारी वैकेंट सीट चली गई स्पॉट में, सीसैब में, और लोगों को सीसैब में जबरदस्त फायदा हुआ। अगर यकीन ना हो तो मैं तुम्हें दिखाई भी देता हूं, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं दिखा दे। देखो मैं तो पूरा एनालिसिस करके बैठा हूं कि कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और यही रीजन है कि मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। मतलब मैं उनको होल्ड करके रखता हूं कि बेटा तुम रुको, जब मैं कहूंगा तब तुम मतलब वो करना, और होता भी वैसा ही है। देखो चलो एनआईटीज की बात कर लेते हैं। सीसैब में लास्ट देखते हैं, लास्ट एनआईटीज में एडमिशन क्या हुआ था। एनआईटीज में अगर मैं बात करूं, ओपन कैटेगरी उठाओ, ओपन होम स्टेट भी उठा दो, ऑल इंडिया कोटा, अदर स्टेट कोटा देखते हैं, ठीक है। लास्ट एडमिशन एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री में हुई थी 2024 में 1,17,000 रैंक पे, मणिपुर के सिविल में हुई थी 1 लाख के बाहर रैंक पे, और मिजोरम के सिविल में हुई थी 1 लाख के बाहर रैंक पे, ठीक।
अब अगर तुम 2023 का डेटा देखो तो वही अगरतला की केमिस्ट्री 1013 पे बंद हो गई थी, और वही अगरतला और देखो इन बाकी मतलब एक ही थी जो 1013 तक गई थी। और एनआईटी सूरत 1009 पे गया था, एनआईटी अगरतला फिजिक्स 96,000 में गया था। जो अभी तुम मणिपुर की सिविल देख रहे हो 91,000 पे बंद हो गया था, जबकि 2024 में यही मणिपुर की सिविल, यही नागालैंड की सिविल 1 लाख क्रॉस की थी। यही मिजोरम की सिविल जो है 1 लाख क्रॉस की थी, 1,07,000। और यही मणिपुर की सिविल 1,08,000 तक गई थी। यही नहीं, तुम ट्रिपल आईटीज का भी कट ऑफ देखोगे तो 2023 की तुलना में देखो, ट्रिपल आईटी में लास्ट एडमिशन हुआ था 2024 में 1,17,000 पे मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मणिपुर के अलावा बाकी करनौल के मैकेनिकल में एडमिशन हुआ था 88,000 तक। और 2023 का तुम डेटा देखोगे तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई है 1,05,000 पे ही बंद हो गई थी। और जो तुम करनौल देख रहे हो ना, करनौल 80,000 भी नहीं गया था। तो इसका इंपैक्ट पड़ा किस पे? एनआईटीज पे भी पड़ा, और ट्रिपल आईटीज पे भी पड़ा, और जीएफटीआई पे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। काफी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी काउंसलिंग की एक राउंड घट जाती है तो वहां स्पॉट में ज्यादा फायदा हो जाता है। और स्पॉट की मजे की बात है, ये लोग कट ऑफ जो है देते ही नहीं है। अब जब कट ऑफ देते नहीं है तो आम जनता को पता नहीं चल पाता है कि किस रैंक तक अपने को बैठना चाहिए। स्पॉट की कट ऑफ, स्पेशल स्पॉट की कट ऑफ दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड। उस केस में आपको जरूर किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेनी चाहिए या ऐसे सोर्स की हेल्प लेनी चाहिए जिसको एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस हो कि पिछले कुछ स्पॉट्स में क्या जा रहा था और इस बार क्या पॉसिबिलिटीज है। एनीवेज, अगर अभी तक आपने एसटीबीसी की काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया आप ज्वाइन कर लो। बहुत कम पैसे हैं, 2-2,500 की बात है, लेकिन इसमें हम आपके लिए 2-2.5 महीने पूरा लग के काम करते हैं। जो भी 60-70 दिन आपकी काउंसलिंग चलती है उसमें जी जान लगा के काम करते हैं, सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक। इसमें आपको एक डेडिकेटेड मेंटर मिल जाएगा, और जैक दिल्ली में तो मेंटर जो है डीटीयू से ही है, एंड मैं आपका इसमें काउंसलर हूं ही। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कब कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किस राउंड में क्या एक्शन लेना है, स्पॉट राउंड में किसको किसको जाना है, स्पेशल स्पॉट में किसको किसको जाना है, पूरी इंफॉर्मेशन A to Z आपको संदीप भैया देंगे। आपको कॉलेज तक छोड़ के आने वाला हूं, टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 पे है डीटीयू, और एनएसयूटी भी बोल सकते हो, क्योंकि एनएसयूटी और डीटीयू में एकदम कांटे का टक्कर रहता है। अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो मैंने जो देखा, जो कॉलेज लाइफ है एनएसयूटी में ज्यादा चिल है, सॉरी डीटीयू में ज्यादा चिल है। यहाँ पे अच्छे फेस्ट होते हैं। एनएसयूटी में पढ़ाई थोड़ी अच्छी है, मतलब पढ़ाई दोनों जगह अच्छी है, प्रोफेसर तो दोनों के अच्छे हैं, लेकिन एनएसयूटी में रूल्स एंड रेगुलेशन आर स्ट्रिक्ट, और एनएसयूटी की लोकेशन ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू डीटीयू। डीटीयू तो बवाना में है। अब मैं बात करूं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो पहले दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज डीसी हुआ करता था, अब डीटीयू बन गया, यूनिवर्सिटी बन गया है, और बहुत पुराना कॉलेज है, 1952 का कॉलेज है, और 163 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। एकदम मतलब जबरदस्त कैंपस है, क्योंकि मैंने पहले यहीं एडमिशन लिया था, तो मुझे देख के तो भाई बड़ा अच्छा लगा। एनीवेज, अगर मैं बात करूं तो डीटीयू में इस साल देखो 3 ब्रांचेस बढ़े हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड वीएलएसआई, जिसकी भाई सख्त जरूरत थी और अच्छा हुआ है, बढ़ गया। दूसरा आईटीसीवाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, और एक और ब्रांच इस साल बढ़ा है, ये है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तो ये भी अच्छी बात है। तो इस बार 3 ब्रांचेस बढ़े हैं, लेकिन बात ये है कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस में कुछ सीट्स घटाई हैं और पिछले साल की तुलना में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ सीट घटाई हैं, मैकेनिकल में सीट्स बढ़ाई हैं। अगर आज शाम को मैं 6 बजे लाइव आऊंगा तो ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। बट एनीवेज, अगर मैं फीस की बात करूं तो देखो, आपकी जो पहले साल फीस लगेगी 2,19,000, अगले साल 2,36,000, और थर्ड ईयर में फीस हो जाती है बढ़ के 2,46,000, और फाइनल ईयर में फीस हो जाती है 2,66,000। तो फीस जो है यहाँ पर हर साल बढ़ती जाती है, जो कि मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। बट एनीवेज, डीटीयू है तो चलता है, क्योंकि यहाँ पर आरवाई आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके NIRV डेटा की। तो पिछले कुछ सालों में डीटीयू का बेटा प्लेसमेंट घटा है। डीटीयू का क्या, मुझे लगता है सबका ही घटा है, रेजिस्ट्रेशन पीरियड चल रहा था। बट एनीवेज, अगर मैं बात करूं डीटीयू में, तो यहां पर लास्ट ईयर 2023 में 2220 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें 1965 की जॉब लगी, और 255 बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए। मीडियन सैलरी 14,10,000, और 88.51 बच्चे ओवरऑल यहां से प्लेस्ड हो गए। मतलब इतनी सारी लो ब्रांचेस होने के बावजूद भी
अब बात करते हैं कि भैया किस किस ब्रांच में प्लेसमेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये जानना अत्यधिक आवश्यक है आपके लिए। रीजन ये है, देखिए रीजन इसके पीछे का क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज के साथ साथ ब्रांच को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप डीटीयू में आ गए और बायोटेक में आ गए तो आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, आप इन्वायरमेंटल में आ गए तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। आप समझिए, ये देखिए 2024 का प्लेसमेंट और 2023 का प्लेसमेंट। 2023 में डीटीयू का प्लेसमेंट अच्छा था, एवरेज सीटीसी जो थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 23 एलपीए थी, और टोटल बच्चे जो थे 440 रजिस्टर किए थे, और जिसमें से 390 ऑफर आया था और 351 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। इस बार जो इन्होंने अपना वो निकाला है, प्लेसमेंट ब्राउचर निकाला है, उसमें ये नहीं बताया है कि कितने बच्चे रजिस्टर हुए थे और कितने प्लेस्ड हुए। इन्होंने बस ये बता दिया कि इतने रजिस्टर हुए, मतलब सिर्फ ए और ए दे दिया, ये नंबर ऑफ प्लेस नहीं दिया। क्योंकि देखो जितने ऑफर आते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उतना ही बच्चा प्लेस्ड हो रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे के पास दो दो तीन तीन ऑफर होता है, और डीटीयू जैसे प्लेस पर दो तीन ऑफर होना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, है ना। तो इस बार थोड़ा इसे देख के मेरे को लगा कि प्लेसमेंट और भी ज्यादा गिर गया हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड और ज्यादा कम हो गया होगा। अगर मैं बात करूं इस साल की मैक्सिमम सीटीसी का, तो कंप्यूटर साइंस में 51 गया है और एवरेज सीटीसी 17 गया है, और स्टूडेंट प्लेस जो है 489, मतलब इतने 489 बच्चे कंप्यूटर साइंस में रजिस्टर किए थे, जिसमें 389 ऑफर आया है। तो ये दोनों साल का प्लेसमेंट देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा। अब बात करते हैं कि देखो कंप्यूटर के अलावा यहाँ पर आईटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में लास्ट ईयर भी 134 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे थे और 101 लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हर साल इनके यहाँ बच्चा अच्छा प्लेसमेंट रहता है, 152 बच्चे रजिस्टर किए थे और 121 लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। उसके बाद बात करते हैं ईसी का, तो ईसी का थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, 213 बच्चे रजिस्टर किए थे, जिसमें से 154 बच्चों का ही प्लेसमेंट लग पाया था। और इस साल इन्होंने बोला है कि ईसी में 228 बच्चे रजिस्टर किए हैं और 153 ऑफर मिला है। पिछली बार 169 ऑफर मिला था और 154 प्लेस्ड हुए, तो इस बार नंबर ऑफ प्लेसमेंट 153 से भी कम हुआ होगा। ओवरऑल ये देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ भाई ईसी में भी प्लेसमेंट है, लेकिन थोड़ा सा डाउन है। अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का आप अपने सामने देख लो, मैकेनिकल का अपने सामने देख लो, और अब बात करते हैं किसमें थोड़ा सा कम प्लेसमेंट चल रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे जो मेजरली इन्वायरमेंटल है और बायोटेक्नोलॉजी है और सिविल है, इनमें थोड़ा प्लेसमेंट कम चल रहा है। केमिकल में प्लेसमेंट ओके ओके चल रहा है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी थोड़ा सा प्लेसमेंट कम ही चल रहा है, बट बाकी आपकी चॉइस है। मैकेनिकल वगैरह में तो देखो यार प्लेसमेंट होता है, क्योंकि देखो मैकेनिकल में 291 बच्चे थे, 215 ऑफर आया, तो मैकेनिकल वगैरह में भी लोग यहाँ से आराम से जाते हैं, तो इट मे बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके बच्चा पार्टी, तो दीज आर द ब्रांचेस फॉर यू। तो ये रहा अपने डीटीयू का प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डीटीयू के कट ऑफ के बारे में। तो डीटीयू का कट ऑफ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां पर थोड़ा वो है, मतलब हैक है जो आपको समझना है। ये मैं आपको लास्ट राउंड का डेटा दिखा रहा हूं, 5वें राउंड का। इसके बाद एक स्पॉट भी हुआ था और उसके बाद भी एक स्पेशल स्पॉट हुआ था। तो इसका डेटा तो ऑफिशियली लोग देते नहीं है, इसीलिए मैं ऑफिशियली दिखा नहीं सकता, है ना। लेकिन हाँ, हम लोग को आइडिया रहता है, क्योंकि मैं हर साल भिजवाता हूँ बच्चों को। डीटीयू में अपने बहुत सारे बच्चे हैं, एनएसयूटी में अपने बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी अपनी स्टूडेंट्स आज के टाइम में आईजीडीटीयू में पढ़ रही हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं होम स्टेट के कट ऑफ के बारे में और आउट स्टेट के कट ऑफ के बारे में। अब ध्यान से सुनना बेटा, होम स्टेट के लिए जैसा कि आपको पता है कि 85% सीट रिजर्व्ड है, तो होम स्टेट की कट ऑफ बहुत लो जाती है। और अगर आप होम स्टेट में कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, तो आपकी चांदी ही चांदी। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर तो मरी हुई कट ऑफ जाएगी, बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा वर्थ इट नहीं लगेगा, क्योंकि जितने रैंक पे शायद आपको डीटीयू मिल रहा हो, उतने रैंक पे आपको एक अच्छी एनआईटी भी मिल रही हो। एनीवेज, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब बात करें कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ की, तो जनरल की कट ऑफ जाती है 13,000 और अदर स्टेट में कट ऑफ जाती है 6,000, मतलब देख रहे हो दुगने का फर्क। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस है तो दुगना कट ऑफ चला जाएगा, 13 से हो गया 25। और अगर कोई बच्चा ओबीसी है तो उससे भी दुगना कट ऑफ चला जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 57, मतलब 25 से 50, ठीक। और अगर कोई एससी है तो इससे भी दुगना कट ऑफ चला जाएगा, ये चला जाएगा 1,22,000।
और अगर कोई एसटी है तो और भी ज्यादा दुगना दुगना तिगना कट ऑफ जाएगा। कंप्यूटर साइंस में 3,61,000। अब जितने भी ओबीसी है ना इस रैंक पर डीटीयू और एनएसयूटी से अच्छा कॉलेज इनको मिल ही नहीं सकता है, ये फिक्स है, ये गारंटेड है। तुम चेक कर लो, किसी भी काउंसलिंग में बैठ के चेक कर लो, अगर तुम्हें डीटीयू एनएसयूटी से, अगर तुम्हारी रैंक इसके अंदर आ रही है, डीटीयू एनएसयूटी से अच्छा कॉलेज मिले तो तुम मेरे को बताओ, नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब प्राइवेट वालों से भी लो कट ऑफ जाती है इनकी, होम स्टेट वालों की। ये देखो जनरल में 17,916 रैंक, बाकी अदर स्टेट का 6871 रैंक। तुम्हें पता है ये 6800 रैंक पे क्या मिल जाता है बच्चों को? 6800 रैंक पे जनरल कैटेगरी को टॉप की एनआईटीज मिल सकती हैं। यहां तुम देखो, देख के बोलोगे अरे सर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। देखो 6000 रैंक पे लास्ट हुआ था, और इसका मतलब यह है कि यहां डीटीयू में 6000 रैंक से भी मतलब 6000 रैंक से लो रैंक पर भी बच्चे क्या कर रहे होंगे, जा रहे होंगे। ये देखो 6000 रैंक पर, ये देखो कालीकट, भाई जबरदस्त ऑसम प्लेसमेंट कालीकट का। एनआईटी सूरतकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, वारंगल में इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई ये एनआईटी सूरतकल, वारंगल, ट्रिची टॉप के इंस्टीट्यूट हैं। जयपुर में एआईटी मतलब एआई एंड डेटा साइंस, उसके अलावा नागपुर में कोर सीएसई, जयपुर में एआई एंड डेटा साइंस मिल ही रहा है, ट्रिचिपल्ली में ट्रिपल ई, और उसके अलावा कुरुक्षेत्रा में सीएससी। तो खैर कुरुक्षेत्रा वगैरह तो डीटीयू के लेवल के है ही नहीं, है ना, एनआईटी कुरुक्षेत्रा और दिल्ली एनआईटी दिल्ली वगैरह, लेकिन फिर भी जयपुर तक एटलीस्ट एक बच्चे को मिल सकता था, जयपुर तक मिल सकता था। बट बच्चा जयपुर छोड़ के किधर गया, डीटीयू चूज किया। तुम देख रहे हो डीटीयू की डिमांड। उसके अलावा मैंने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का यहाँ पे कट ऑफ डाल रखा है। यहाँ पर अगर तुम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की देखो तो 25,000, मतलब मोटा मोटी अगर आप जनरल हैं तो 25,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 10,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। मतलब मोटा मोटी ये है कि 10,000 के अंदर आपकी रैंक है तो आपको यहां पर एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 10,000 से बाहर है तब क्या करना है। अब मैं बात करूं यहां पे होम स्टेट का, तो ईसी में गया था 28,000, ईडब्ल्यूएस का गया था 41,000, और 1,00,000 रैंक पर यहां ईसी मिला था डीटीयू में ओबीसी कैंडिडेट को। एससी एसटी को तो छोड़ो, एसटी का देखो 11,07,006 सॉरी 11,76,222 रैंक पर एसटी कैंडिडेट को यहां ईसी मिला, और इलेक्ट्रिकल 12,68,000 रैंक पे मिला। तो बाकी तो एसटी की सीटें ही खाली रह जाती हैं, वो लोग फिर क्या करते हैं कि कन्वर्जन कर लेते हैं, मतलब एसटी की सीटें एससी में कन्वर्ट हो जाती हैं बाद में, आगे चल के कन्वर्जन रूल आगे तुम इनका पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें हैं आप देख रहे हो। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 37,000 पे इलेक्ट्रिकल मिल गई थी, ईडब्ल्यूएस को 56,000 पे मिल गई थी, और ओबीसी को 1,49,000 पे इलेक्ट्रिकल मिल गई थी, एससी को 3 लाख पे मिला था। और लास्ट जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था बायोटेक्नोलॉजी में, 76,000 रैंक पर बायोटेक्नोलॉजी मिला था जनरल को, ईडब्ल्यूएस को 1,41,000 रैंक पे, और ओबीसी को 3,20,000 रैंक पर। जो होम स्टेट के बच्चे हैं ओबीसी में उनको 3,20,000 में, मतलब फर्क देख रहा हो, 76,000 जनरल को, और ओबीसी ओबीसी जो है उसको 3,20,000। और यही जनरल थोड़ा सा मेहनत कर ले और ईडब्ल्यूएस बनवा ले, अगर ईडब्ल्यूएस में आता है तो सीधे दुगना कट ऑफ सीधे। और उसके बाद इन्वायरमेंटल, इससे पहले इन्वायरमेंटल बंद होता है, इन्वायरमेंटल में 75,000 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस की 1,37,000 कट ऑफ गई थी, और ओबीसी की 3,82,000 गई थी, और पीआई प्रोडक्शन में 65 कट ऑफ गई थी, एंड दिस। लेकिन अदर स्टेट को वहीं देखो तो अदर स्टेट को भाई 22,000 पे लोग केमिकल दे रहे हैं, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 25,000, और ओबीसी अगर है तो थोड़ा फायदा हो रहा है, 50,000 पे लोग केमिकल दे रहे हैं, और एससी एसटी को तो खैर थोड़ा फायदा होगा ही, वो अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट को थोड़ा फायदा है, अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट को थोड़ा फायदा है, ईडब्ल्यूएस को कुछ खास फायदा नहीं है। ईडब्ल्यूएस में देखो 19-24, सिविल 28-37, और बायोटेक्नोलॉजी 26 और 37, तो थोड़ा थोड़ा ईडब्ल्यूएस को फायदा है। लेकिन ओबीसी को, अगर ओबीसी है अदर स्टेट का है तो भी अच्छा खासा फायदा है। इस बात को बेटा ओबीसी जितने लोग हैं बेटा आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन देखो 25,000 रैंक पे बच्चे को यहाँ के बायोटेक से अच्छे बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे। तो मेरा मानना है अगर तुम डीटीयू की ब्रांड वैल्यू चाहते हो, दिल्ली का एक्सपोजर चाहते हो तो जाओ, अदरवाइज अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट तो मैं बोल रहा हूं कि तुम इससे और भी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस देख सकते हो अगर तुम्हारी रैंक 20-25,000 के अंदर है तो। और ये बात फैक्ट है, तुम्हें यकीन हो, खुद बैठ कर रिसर्च करो, एंड आफ्टर डूइंग
3-4 days deep research, you will know कि yes, संदीप भैया was right. Anyways, तो ये रहा DTU का ग्राफ, जिसे देख के आपको लगेगा कि यार आउटसाइड में तो बड़ा खतरनाक सा ग्राफ जा रहा है। अब बात करते हैं NSCUT की। NSCUT में आज के टाइम में एडमिशन होना आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि देखो NSCUT ने 2 नए कैंपस एक्वायर किए थे 2020 में। पहला इनका मेन कैंपस जो द्वारिका में है, जो एक्चुअल वाला NSCUT है। बाकी इसका एक ईस्ट कैंपस है जो कि गीता कॉलोनी में है, वहां पे आई थिंक 3 ब्रांच है, और एक है जफरपुर में, ये वेस्ट कैंपस है, इसमें भी 3 या 4 ब्रांच हैं। तो ईस्ट कैंपस में ई कैम है, और मतलब ईस्ट कैंपस में अच्छी ब्रांचेज हैं, वेस्ट कैंपस में लोअर ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी ब्रांचेज हैं। तो मेन कैंपस में एडमिशन इज क्वाइट टफ, DTU जैसा ही कट ऑफ जाएगा। ईस्ट कैंपस में अब चूंकि क्या है ना, ईस्ट कैंपस देखो, ईस्ट कैंपस की पहले नॉर्मल कॉलेज थे, ठीक है, जो IPU से एफिलेटेड थे, अभी ये एफिलेटेड हो गए NSCUT से। पर अच्छी बात है कि लोगों का कहना है, जो अब तक की मेरे को न्यूज मिली, कि भाई इन सब का कंबाइंड प्लेसमेंट है, तीनों का कंबाइंड प्लेसमेंट है, एक ही TPU है। तो ये चीज देख के मेरे को लगा कि चलो भाई अच्छी बात है, और यही रीजन है कि ईस्ट और वेस्ट कैंपस की भी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। अदरवाइज इससे पहले यहां पर तो मतलब कुछ नहीं था, बहुत आसान था एडमिशन। पर चूंकि डिग्री NSCUT की है, प्लेसमेंट का माहौल NSCUT का है, तो ईस्ट एंड वेस्ट भी लोग जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अभी जब से NSCUT ने एक्वायर किया है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे NSCUT ने फैकल्टीज बढ़ाई हैं, लाइब्रेरीज बढ़ाई हैं, पर फिर भी चीजें वैसी नहीं है जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर बढ़िया एक्सपोजर और सब कुछ अच्छा चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हो। बाकी कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ, फैकल्टी और फैसिलिटीज से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना हो तो ईस्ट और वेस्ट कैंपस में भी जा सकते हो, जिसमें वेस्ट कैंपस का तो लोकेशन मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। ईस्ट कैंपस एक ठीक ठाक लोकेशन पे हो सकता है। अब चूंकि ईस्ट कैंपस में ब्रांच भी ठीक है और लो रैंक तक एडमिशन होता है, दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर दैट। एनीवेज, अब बात करते हैं NIRF डेटा की NSCUT की। तो देखो NSCUT भी पुराना कॉलेज है, 1983 में बनाया गया है, लेकिन DTU को NBA ने टायर 1 की कैटेगरी में रखा है, और NBA से मोस्ट ऑफ द उसकी ब्रांचेज NBA से एग्रीगेटेड हैं, और टायर 1 में दिल्ली में IIT मतलब इसके बाद जैक दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं जो टायर 1 में हैं, वो हैं अपना DTU और IIIT दिल्ली। इसको तो NBA वालों ने टायर 2 की कैटेगरी में रखा है। एनीवेज, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है DTU के तुलना में। 2023 में यहां से 5153 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। अब तो खैर 2 कैंपस और बढ़ गया तो बच्चे अब बढ़ गए हैं, लेकिन 2023 में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए थे वो 1153 बच्चे ग्रेजुएट हुए से थे, जिसमें 977 बच्चों की जॉब लग गई थी। तो यहां पर भी प्लेसमेंट परसेंटेज आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और 86 बच्चे यहां से हायर स्टडीज के लिए गए थे। और अगर मैं बात करूं मीडियम सैलरी की तो ये 17 लाख की है। और NSCUT में अच्छी बात है कि द्वारका में बहुत अच्छा, मतलब इनका लोकेशन DTU की तुलना में अच्छा है। एंड मेन थिंग कि यहाँ पर अटेंडेंस पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, क्लासेस रेगुलरली आपको कायदे के साथ करने पड़ेंगे। मतलब बच्चे कहते हैं कि जैसे बच्चों से जब पूछता हूँ DTU वालों से जनरली जब बात होती है तो कहते हैं अरे NSCUT तो सर स्कूल है। मैं नहीं कह रहा, ये लोगों का कहना है, जो ये वाले हैं DTU वाले हैं और बाकी के कॉलेजेस वाले हैं। ओके, बाकी स्कूल वाला नहीं है, बट ये कि रूल रेगुलेशन यहाँ पर थोड़ा अच्छा है, एंड अटेंडेंस पॉलिसी भी अच्छी स्ट्रिक्ट है। अब बात करें कि कौन से कैंपस में क्या क्या कोर्सेज हैं, तो आप देखो NSCUT के मेन कैंपस में NSCUT में कोई सीट नहीं बढ़ी है। CSE, AI, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर फैमिली की ब्रांचेस। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, EC और VLSI। और इलेक्ट्रिकल में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और एक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी है, जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है। फिर मैकेनिकल और बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेज हैं। बात करता हूं ईस्ट कैंपस के बारे में, तो ईस्ट कैंपस में अभी 3 ब्रांचेज हैं और तीनों अच्छे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स आल्सो गुड ब्रांच, एंड ECAM भाई बढ़िया ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन देता है AI एंड ML में, तो दिस में भी ऑल्सो गुड। एंड लास्ट IoT, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसका स्पेशलाइजेशन है। ये तीनों के तीनों ब्रांच बढ़िया हैं, और अगर तुम्हें NSCUT मिल रहा है, अगर लो रैंक है तो भी तुम इसको ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं
ये है अपने इसका वेस्ट कैंपस, जिसमें बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। अगर दिल्ली से हो बहुत लो रैंक तक एडमिशन मिलेगा। बस तुमको सही सही मौके की तलाश करनी है। स्पेशल राउंड में इनकी तीनों की ब्रांचेस बहुत ज्यादा खाली रहती हैं। एक है सिविल, दूसरा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ब्रांच को हल्के में मत लेना बेटा, है ना। लेकिन वही है कि तुम जफरपुर में इंटरेस्टेड हो कि नहीं है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांच को बहुत लो ब्रांच, बहुत बेकार ब्रांच मत बोलना। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में अक्सर मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं। तो देखो यार यहाँ पे ना थोड़ा सेंसर्स वगैरह को लेकर ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है क्या, तो नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेनली इंफॉर्मेशन, अर्थ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, और जैसे मैप वगैरह वाली चीजें हैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ाई होती है। और मेजर पोर्शन यहाँ पर कोडिंग का होता है, क्योंकि मतलब ये सेंसर्स पे काम करते हैं, डेटा कलेक्ट करना और डेटा सेंड करना, इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। बट एनीवेज इस पर कभी मौका मिला तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं फीस की। तो देखो फीस जो है यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 2,29,000 पड़ेगी, टोटल 4 साल में 10 लाख पड़ जाएगा, हॉस्टल एंड मेस चार्ज अलग से। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो देखो यार इनका प्लेसमेंट आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको दिखाता एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो तुम्हें मैं दिखाता हूँ एनएसयूटी का प्लेसमेंट अभी जो 2025 का चल रहा था। जैसा कि बच्चे पूछते हैं मुझसे कि भैया अगर मैं ईसी ले लूं तो क्या जो आईटी सेक्टर की कंपनीज आ रही हैं वो मेरे को अलाउड करेंगी। तो चलो मैं रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ। ये एनएसयूटी में क्या था, एप्पल आई हुई थी, ठीक है। एप्पल एप्पल ने 7 लोगों को इंटर्न दिया और वहां पर एलिजिबल था पूरा सीएस फैमिली, ईसी फैमिली, इलेक्ट्रिकल फैमिली और आईसीई भी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी। इनफैक्ट उसके अलावा गूगल सिलिकॉन में भी आईसीई को बैठने का मौका मिला था और एक इलेक्ट्रिकल को भी मौका मिला था। तो कई बार इलेक्ट्रिकल और आईसीई वाले भी कोडिंग करके टॉप नॉच कंपनी में जाते हैं और इनका प्लेसमेंट काफी अच्छा था। लाइक एप्पल ने स्टाइपेंड दिया था 1,37,000 का। एंड डेशो आई थी, डेशो ने अलाउ किया था सिर्फ ईसी तक, मतलब सीएस फैमिली और ईसी फैमिली, इलेक्ट्रिकल और आईसी को अलाउ नहीं किया था। उसके अलावा उबर आई थी, उबर ने भी 1,77,000 का स्टाइपेंड दिया था और बाद में वो पीपीओ में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन सीपीआई 8.5 एटलीस्ट 8 तो आपको मेंटेन करके रखना ही चाहिए। तो उसमें आईसी अलाउड नहीं था पर इलेक्ट्रिकल अलाउड था। तो तुम देख रहे हो, इससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि किस किस ब्रांच को अपने चॉइस फिलिंग में डालना है, क्योंकि ऐसे सिर्फ गूगल से डेटा देख के और ऐसे डेटा देख के चॉइस फिलिंग बनाना इज नॉट अ करेक्ट वे। आपको पहले डेटा को रीड करना चाहिए एंड आफ्टर दैट यू कैन डू दैट। एंड अगर तुम्हें भी देखना हो अच्छे से प्लेसमेंट्स तो तुम यहां पर जाओ, आ गया एनएसयूटी प्लेसमेंट। यहां पे तुम जाके लगभग पिछले 2-3 साल बैचेस का आराम से प्लेसमेंट देखो कि कौन कौन सी कंपनीज आई थी, कौन कौन से मतलब कौन कौन कैटेगरी में किसको क्या प्लेसमेंट मिला था। मैं बीटेक का देख रहा हूं तो तुम देखो अभी गूगल में 62 एलपीए का गया था और अभी मिनिमम सीजीपीए इन्होंने कोई मांगा नहीं था। और ये यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लोकेशन था और क्या सी जीपीए था, कहाँ पर क्या मतलब कितना पैकेज दे रही थी, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल थे। जैसे ईसी एलिजिबल था, ईसी आईओटी, ये आईओटी कहाँ पे मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एलिजिबल था, ई कैम्प। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये जो ये नया वाला कैंपस है गीता कॉलोनी वाला, वो प्लेसमेंट साथ में दे मतलब उनका प्लेसमेंट साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो ये जो ई कैम्प है ये गीता कॉलोनी वाले कैंपस का ही है और वीएलएसआई, ये सारे एलिजिबल थे और 62 लाख का पैकेज दे रहा था। कौन? ये गूगल सिलिकॉन। एंड उसके अलावा जोमेटो आई थी, जोमेटो में देखो कौन कौन एलिजिबल थे। तो देखो जोमेटो में सारे ब्रांचेस एलिजिबल थे और कितने का पैकेज दे रहा था। तो ये पहले इंटर्नशिप के लिए आई थी एंड बाद में फुल टाइम पे लेके गई थी 56 एलपीए पर। तो इंटर्नशिप के लिए 60,000 पर मंथ की स्टाइपेंड थी। तो ये चीज देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और सारे ब्रांचेस अलाउड थे। और यही तो रीजन है भाई, यही तो टॉप के कॉलेजों में पढ़ने का फायदा है कि मोस्ट ऑफ द टॉप की कंपनीज में ऑलमोस्ट ओपन टू ऑल होता है। इसी वजह से नीचे वाले ब्रांच के भी बच्चों के प्लेसमेंट लग जाते हैं। और तुम्हें पता होगा जैसे डीटीयू में मैंने बताया था कि माइनर डिग्री का भी कॉन्सेप्ट है। आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में माइनर करना चाहो माइनर कर सकते हो और बाकी
कॉलेजों में कहां कहां पे माइनर का है, जब मैं बात करूंगा उन पे डिटेल वीडियो तो बताऊंगा। एनएसयूटी पे एक डिटेल वीडियो मेरी आने वाली है और एनएसयूटी वर्सेस डीटीयू पर भी एक डिटेल वीडियो आने वाली है, तो यहां से तुम खुद भी चेक कर सकते हो यार। आई विल शेयर यू द लिंक इन माय टेलीग्राम चैनल एंड इन माय व्हाट्सएप चैनल आल्सो, तो जस्ट गो देयर एंड चेक आउट। ओके, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बाकी इनके एवरेज पैकेजेस देख लो, है ना। सीएससी का जो एवरेज पैकेज है 25 लाख के आसपास है, और आईटी का जो एवरेज पैकेज है 24 लाख के आसपास है, ईसी का जो एवरेज पैकेज है 18 लाख के आसपास है, इलेक्ट्रिकल का एवरेज पैकेज है 12 लाख के आसपास है। ओवरऑल जो एनएसयूटी का एवरेज पैकेज है वो 17.5 मतलब 17.5 है, और इनका जो एवरेज स्टाइपन है 81 के पर मंथ का है। बहुत अच्छा स्टाइपन है, हाईएस्ट अब तक का एनएसयूटी से, मतलब अभी इस लास्ट ईयर 1 करोड़ का गया था, और हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख पर मंथ का गया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। बाकी किस टाइप की कंपनीज आई थी, इनके कुछ माइलस्टोन है कि एनआईआरएफ में अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडिया टुडे में 7th रैंक पर है, 20 एमयू साइन किया है, और 80 स्टार्टअप्स हैं, और 20,000 से ज्यादा का एलुमिनाई नेटवर्क है एनएसयूटी के पास। बाकी बात करते हैं कट ऑफ पे, तो कट ऑफ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो सीएसडीए है, ये है गीता कॉलोनी वाले कैंपस में ईस्ट में, आईओटी भी गीता कॉलोनी में है, और ये ई कैम भी आपका गीता कॉलोनी में ही है, और इन्हीं की कट ऑफ सबसे लो जाती है। बाकी इनकी जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिक व्हीकल और सिविल इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये जो हैं ये हैं आपके वेस्ट कैंपस वाले, जफरपुर वाले कैंपस में। अब मजे की बात यह है कि एनएसयूटी में एआई की कट ऑफ लो जाती है एज कंपेयर टू कोर सीएससी। देख रहे हो मतलब 9,000 पे जनरल वाले को एआई मिलना बंद हो गया था, और सीएससी 12,000 पे मिलना बंद हो गया था। डीटीयू से भी ज्यादा लो कट ऑफ जा रही है, और डीटीयू से ज्यादा लो कट ऑफ जाने के पीछे का रीजन है कि यहां पर कंप्यूटर साइंस में 200 बच्चे हैं, तो डीटीयू में 400 से ज्यादा बच्चे हैं, तो वहां दुगना सीट है। इस वजह से डीटीयू की कट ऑफ थोड़ी सी एज कंपेयर टू एनएसयूटी ज्यादा रैंक तक एडमिशन दे देती है, और ये उससे भी कम रैंक पर ही जाके बंद हो जाती है। तो आप इसका कट ऑफ देखो एंड यू विल फील कि भाई बड़ा तगड़ा कट ऑफ जा रहा है, और डीटीयू का भी और एनएसयूटी का, और अदर स्टेट के लिए तो कुछ पूछो ही मत। 10,000 के बाद, मोटा मोटी 10-11,000 के बाद जनरल हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर ओबीसी हो तो थोड़ा आपको फायदा मिलेगा। ओबीसी में 25,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है। अब ओबीसी वाला बंदा एनएसयूटी सोच सकता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, इस पे डिटेल वीडियो मैं बताऊं, जब बनाऊंगा तब बात करूंगा। बट एनीवेज आप अभी यहां देखो, ईकैम जो है लास्ट ईयर 47,000 रैंक पर होम स्टेट को, और बाहर वालों को तो 13,497 रैंक पे ही मिल गया था। अब 13,497 पे तुम गीता कॉलोनी में जाके पढ़ने के बजाय किसी एक बढ़िया एनआईटी या ट्रिपल आईटी में जाके पढ़ सकते हो। थोड़ा रिसर्च, अरे ट्रिपल आईटी बेंगलुरु में जा सकते हो भाई, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु जाओ तुम 13,000 रैंक पे, तुम्हें यहां जाने की मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा जरूरत पड़ेगा नहीं, बट एनीवेज दैट्स योर चॉइस। बाकी अगर आप देखो तो ओबीसी में 1,81,000 रैंक पर आराम से ईकैम होम स्टेट को मिला था। ये बहुत अच्छी बात है, 1,81,000 रैंक पर इसके लिए परफेक्ट चॉइस थी, इससे बेहतर इसको कुछ मिल भी नहीं रहा होगा, तो ये चीज है। लेकिन अगर अदर स्टेट के हो तो 31,000 रैंक पे आपको ईकैम गीता कॉलोनी में मिल जाएगा। तो बाकी ये सारी चीजें देखो, और इस बार आपको पता है कि चौथे राउंड के बाद अपग्रेड राउंड होगा, और इस बार जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है आपको 95,000 देनी पड़ेगी। बाकी आप कट ऑफ देख सकते हो, जो कि मैंने डिटेल में लगा दिया है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं, फिर से मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं कि अगर आपने अभी तक एसटीबीसी का प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो भैया ज्वाइन कर लेना। चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन ढंग से करना, वरना आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में। ट्रिपल आईटी दिल्ली में मीडियम सैलरी जो है 18 लाख की है, और एनआईआरएफ डेटा के अनुसार, और परसेंटेज प्लेसमेंट जो है 94% का है। मतलब तुम समझ रहे हो 94% सबसे अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट है यहाँ पे। अब देखने में बहुत कूल लग रहा है, लेकिन कई लोग बोलेंगे भैया फिर तो यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है, अपने को इसको ऊपर रखना चाहिए। पर नहीं, यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक जैसी ही ब्रांच है। और मजे की बात है कि इस बार एक और नई ब्रांच ऐड हुई है, वो है सीएस इन इकोनॉमिक्स, मतलब सीएस एंड इकोनॉमिक्स, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। आप उसको ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर इस साल एक ब्रांच जुड़ी है कंप्यूटर साइंस एंड
इकोनॉमिक्स, बाकी तो सारी ब्रांचेस पुरानी ब्रांचेस हैं। फीस यहां पर दबा के लगने वाला है, बाकी जगहों पर 10 लाख में बीटेक हो रहा होगा तो यहां 20 लाख में बीटेक हो रहा होगा। फीस देख के जाइएगा, थोड़ा समझिए। बाकी कैंपस एरिया बहुत छोटा है कॉलेज का, 2008 में ही बना है, लेकिन एनबीए एग्रेडिएशन में इसके मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इसका एनबीए से एग्रेडिएटेड है। और मजे की बात है कि टायर 1 में एग्रेडिएशन मिला हुआ है इसको। बाकी बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट देख के आपको बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर लगेगा कि सीएससीआई में लास्ट ईयर 100% प्लेसमेंट था। सारे बच्चे जो एलिजिबल थे वो प्लेस्ड हो गए थे। ईसी में 94% का प्लेसमेंट था, कोर सीएससी में 98% का प्लेसमेंट था, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 98% का प्लेसमेंट था, और सोशल साइंसेज में, कई लोग इसको बिजनेस सिस्टम समझते हैं, तो दिस इज नॉट बिजनेस सिस्टम, दिस इज बायो साइंसेज। और सोशल साइंसेज में, सीएसएन सोशल साइंसेज में 90% का, और बायो साइंसेज में भाई 97% का प्लेसमेंट था। यहां पर आप चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हो कि कौन से ईयर में इनके यहां कितना का प्लेसमेंट रहा और कौन से ईयर में कितनी कंपनीज आई, टोटल कंपनीज क्या आई और टोटल ऑफर क्या मिला, और हाईएस्ट मतलब इंटरनेशनल ऑफर क्या था और हाईएस्ट इंडियन ऑफर क्या था। तो आप यहां पर देखो कि इस साल हाईएस्ट इंडियन जो था 51 था। ओवरऑल जो एवरेज था वो 2023 में 23 लाख था। टोटल 156 कंपनी आई थी, 760 ऑफर देखी गई थी। तो इस मामले में आपको बहुत बढ़िया लगेगा। बाकी अगर मैं बात करूं ट्रिपल आईटी दिल्ली में, तो देखो जितने भी ऑफर मिले थे 2024 में, 590 ऑफर मिले थे 2024 में, 590 में से 397 ऑफर, मतलब मेजरली ऑफर 12.5 लाख से ज्यादा के थे, और 7 से 12 के कम में बहुत कम बच्चे थे 141, और 7 से कम पैकेज लगने वालों की संख्या बहुत कम है। वहीं तुम प्राइवेट कॉलेजों का उठा के देखो तो ये 7 से कम लगने वालों की संख्या 60-70% होती है, 12 से ज्यादा वालों की संख्या 5 से 10% होती है। तुम वीआईटी वाईटी का उठा के चेक कर लेना, अगर यकीन ना हो तो तुम चेक करो एंड आफ्टर दैट टेल मी, ओके। और वीआईटी तो फिर भी बहुत बड़ा नाम बोल रहा हूं, ये नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजों को चेक करो एंड फिर एनालाइज करो। अब अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट कंपनसेशन इन इंडिया 49 एलपीए गया है, और एमटेक से 34 एलपीए गया है, और इंटरनेशनल 12 ऑफर मिले हैं। इंटरनेशनल ऑफर मिलना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। बाकी एवरेज पैकेज इस साल का 22 लाख रहा, और हाईएस्ट ओवरसीज जो है 1 करोड़ का गया है इस साल से। तो ओवरऑल परसेंटेज 2024 में भी अच्छा रहा है, 90% प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी दिल्ली से हुई है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपको देख के थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं जेई मेन के रैंक की बात कर लेता हूं, उसके सामने ये ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक है। जेई मेन की रैंक की बात करूं तो लास्ट एडमिशन जनरल होम स्टेट को जो हुआ था, ये हुआ था वीएलएसआई में 32,000 रैंक पे, और अदर स्टेट का तो पूछो ही मत, वीएलएसआई भी 1100 रैंक पे ही बंद, 11,000 रैंक, 11,064 रैंक पर ही बंद हो गया था। और अगर ओबीसी होम स्टेट की बात करो तो वही वीएलएसआई ओबीसी होम स्टेट को, जो जनरल को वीएलएसआई 32,000 में मिल रहा है, वही ओबीसी को वीएलएसआई 1,43,000 पे मिल रहा है। सीएससी जो जनरल को 18,000 पे मिल रहा है, कहां गया यार, हाँ 12,000 पे मिल रहा है, वही होम स्टेट ओबीसी को 76,000 पे मिल रहा है, और वैसे ओबीसी को ईडब्ल्यूएस को 14,000 पे मिल रहा है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा का फर्क नहीं है, पर दिल्ली में ओबीसी का इतना बड़ा फर्क है। एससी एसटी का तो हर जगह फर्क है, पर दिल्ली में ओबीसी का तगड़ा वाला फर्क है। अब अगर बाहर का ओबीसी है तो जनरल जैसा कट ऑफ जा रहा है, देख रहे हो, अगर बाहर का ओबीसी है तो दिल्ली होम स्टेट का अगर कोई व्यक्ति है जो जनरल है, उससे बढ़िया कट ऑफ बाहर के ओबीसी को जा रहा है, देख रहे हो। देखो उनके लिए उनका कंप्यूटर दिल्ली होम स्टेट का कंप्यूटर 12,000 पे बंद हो गया था, पर जो बाहर का व्यक्ति है उसको कंप्यूटर 17,000 तक मिला है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स 23,000 तक मिला है, और सोशल साइंसेस 25,000 तक मिला है, और वीएलएसआई 30,000 तक मिला है। अब लोग पूछेंगे कि भैया जो ट्रिपल आईटीज हैं, अगर कोई ओबीसी है तो इसमें ट्रिपल आईटी पुणे और बाकी ट्रिपल आईटीज उसके नीचे की सारी मिल रही होंगी, क्या लेना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं ट्रिपल आईटी पुणे के बजाय अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली चूज करो, ज्यादा फायदे में रहोगे, बाकी तुम्हारी चॉइस है। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीडीटीयू, लड़कियों के लिए वन ऑफ द फेवरेट। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से बोलते हैं कि भैया मेरी बच्ची के लिए थोड़ा सा ये मिल जाए तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, और मैं भी कहता हूं कि हाँ भाई ये मिल जाए तो ज्यादा ही ऑप्शन रहेगा। पर एक्चुअली में यहाँ पे रियलिटी क्या है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, पहले भी बना चुका हूं, पर अभी थोड़ा सा बच्चों के साथ एक पॉडकास्ट रखने वाला हूं। बाकी अगर मैं आईजीडीटीयू की बात करूं
तो ये IGDTU में अगर आप देखो ना तो इसको 1998 में बनाया गया था। कैंपस एरिया इसका 69 एकड़ का है और यहाँ पे 18 लाख का मीडियन सैलरी है। 87% बच्चे लास्ट ईयर प्लेस्ड हो गए थे और अगर आप यहाँ पर देखो तो 5 से 6 लाख में आपका बीटेक हो रहा होगा, क्योंकि ज्यादा महंगा फीस नहीं है, फीस थोड़ा सा सस्ता है, 1,25,000 ही रुपए है। यहां पर अच्छी बात है कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी एक नई ब्रांच ऐड हुई है, जिसके वजह से कट ऑफ इसकी थोड़ी सी लो जाने की संभावना है। अब यहां पर आप इनका प्लेसमेंट स्टैटिक्स डिटेल में देख सकते हो। प्लेसमेंट इनका ठीक है, नॉट बैड। सीएससी में हाईएस्ट सैलरी एडोबी में 56 लाख का गया है और एआई में 52 लाख का गया है। सीएससी का एवरेज सैलरी यहाँ पे 25 लाख है और सीएससी से 77% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। यहाँ पर एमएई एक अच्छा ब्रांच है, यहाँ पर भी आप अपनी बच्ची को भेज सकते हो। प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पर भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे और एमएई की सीटें स्पॉट राउंड में बहुत खाली रहती हैं और बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड की, एमएई की दोनों सीटें खाली थी, कोई लेने वाला नहीं था। तो इस बार मैं आपको बोलूंगा कि भैया अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आपको एक अलग से बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप थोड़ा लो ब्रांच में जाना चाह रहे हो और आपकी रैंक अगर लो है तो। बाकी यहां पर IGDTU का डिटेल में आप कट ऑफ देख सकते हो कि IGDTU में सीएससी जो है होम स्टेट को 53,000 रैंक तक मिल गया था और एमएई जो है होम स्टेट को 98,000 रैंक तक मिला था और ये जो है एमबीए वाला ब्रांच एमएई प्लस एमबीए ये 1 लाख रैंक तक मिला था। अब अगर मैं बात करूं ओबीसी को, तो ओबीसी को तो ये ब्रांच 4-4 लाख रैंक पे मिल रहा है, 4-4 लाख रैंक पे मिल रहा है। दिल्ली की कोई बच्ची है ओबीसी की है तो 4-4 लाख रैंक पर उसको एमएई वाली ब्रांच मिल रही होगी और सीएससी उसको 2 लाख रैंक तक मिल रही होगी। एआई में 3 लाख रैंक तक एडमिशन हो रहा होगा। तो जो बच्चियां दिल्ली की हैं बेटा और ओबीसी सर्टिफिकेट आपका है, आपकी चांदी ही चांदी है। एससी एसटी की तो चांदी हमेशा रहती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्टेट्स में ओबीसी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, पर दिल्ली स्टेट में ओबीसी को दबा के फायदा मिलता है। बाकी अगर अदर स्टेट की बात करो तो ये अदर स्टेट्स का कट ऑफ देख सकते हो। एमएई भी 50,000 पे जाके बंद हो जाता है, तो अदर स्टेट की बच्चों को तो बहुत ज्यादा फायदा नॉर्मल राउंड में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 28,000 रैंक पर इनकी सीएससी आई और 25,000 रैंक पे इनको सीएससी मिल रहा है, जबकि 25,000 रैंक पर इनको जोसा में भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि वहां पर सुपर न्यूमररी सीट्स भी हैं 21% का जोसा में, और अपने अपने स्टेट्स में भी लड़कियों को फायदा रहता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको चालाकी से काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और एक जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपकी रैंक इससे बाहर है तो आपको घबराना नहीं है, आप स्पॉट के लिए बैठो। बहुत सारे काउंसलर आपसे स्पॉट के लिए बैठाएंगे, स्पॉट में कोई जुगाड़ नहीं लगता है, बैठाएंगे स्पॉट में और पैसा मांगेंगे दबा के, बोलेंगे 1.5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, एडमिशन होगा तभी पैसे देना, ऐसे करके तुम्हें बुलाएंगे और ले जाके बैठाएंगे स्पॉट में, और अगर एडमिशन हो गया तो पैसे वसूल लेंगे। तो उनके चक्कर में बैठने के बजाय तुम खुद से स्पॉट की काउंसलिंग करो। तुम चाहो तो, हम लोग बहुत कम चार्ज करते हैं, 2-2,500 3,000 चार्ज करते हैं, तुम चाहो तो तुम हमारी भी हेल्प ले सकती हो। एंड ऑलमोस्ट वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा जिसके थ्रू हम आपको गाइड करते हैं प्रॉपरली। तो यू कैन कनेक्ट विथ अस आल्सो एंड यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम। तो हम आपको स्पॉट में भी बैठाएंगे। बाकी ये रहा IGDTU। सो दैट्स इट। IGDTU के बाद तो अब डेसू की कहानी खत्म हो गई। तो चलो भाई, एक लाइव सेशन भी रख लूंगा चॉइस फिलिंग पर। अगर चॉइस फिलिंग पर एक लाइव सेशन चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बता के जाना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूं बच्चा, थोड़ी लॉन्ग है मेरे को पता है, लेकिन जो लास्ट तक पहुंचा हो ना भाई, नाम लिख के जाना अपना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।